दोस्तों, आज के कार्यक्रम के दौरान अपनी आपबीती हमारे साथ बांटते हुए हमारे कुछ मेहमानों ने अपने साथ हुई ज़ातियों का बयान करते हुए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो उनका अपमान करने के इरादे से कुछ लोगों ने उनसे कहे थे। ये सदियों से हमारे समाज में चली आ रही कुरीतियों को दिखाते हैं, समाज के एक तबके के साथ हो रही ज़्यादतियों को दिखाते हैं, उनके दर्द को दिखाते हैं। अपने कार्यक्रम में इन शब्दों को हमने केवल अपनी सामाजिक सच्चाइयों से रूबरू होने के इरादे से जगह दी है, ताकि मिलकर हम एक बेहतर समाज बनने की ओर कदम बढ़ा सकें। हमारे मेहमानों का या हमारा कोई भी इरादा किसी जाति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का या किसी का अपमान करने का बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपने समाज में इन शब्दों के इस्तेमाल की हम भरपूर निंदा करते हैं। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके। तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून तेरे इश्क का है जुनून है। रग रग में इश्क तेरा दौड़ता ये भावना साफल है। तूने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब। तेरे पास आके जाना मैंने जिंदगी का मकसद। सत्य में सत्य में जयते। सच्चा है प्यार मेरा। सत्य में जयते। सत्य में जयते। नमस्कार, आदाब, खुशामदीद, सत्यमेव जयते। आप सभी का एक बार फिर इस शो पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आज की हमारी ऑडियंस का। आज हमारे साथ बहुत सारे नौजवान मौजूद हैं। हम आप सभी का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। थैंक यू सो मच। दोस्तों, खाना, पानी और हवा, ये तीन चीजें हमारी अहम जरूरतें हैं। इन तीनों के बगैर हम जी नहीं सकते। एक और चीज है जो मेरे हिसाब से इतनी अहमियत रखती है, और वो चीज है इज्जत, गरिमा, डिग्निटी। इज्जत के बगैर आप जी तो सकते हैं, लेकिन फिर आपकी जिंदगी बहुत ही खोखली या अधूरी और असंतुष्ट हो जाएगी। इज्जत के बगैर जैसे आपसे किसी ने आपकी इंसानियत ही छीन ली हो, आपका वजूद छीन लिया हो। अब आप सोचिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि जिस दिन से आप पैदा होते हैं आपकी कोई इज्जत नहीं होगी, कोई गरिमा नहीं होगी, तो आपको कैसा लगेगा? और इसलिए नहीं क्योंकि आपसे कोई गलत काम हुआ है, बल्कि इसलिए कि आप कोई एक परिवार में जन्मे हैं। और अगर फिर मैं आपसे कहूं कि इस बेइज्जती का सामना आपको जिंदगी भर करना पड़ेगा, बल्कि जिंदगी के बाद भी, यानी मरने के बाद भी आप इससे छुटकारा नहीं पा सकेंगे, तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, जिस किस्म की जिंदगी के बारे में मैंने आपको अभी बताया, वैसे ही जिंदगी हमारे देश में करोड़ों लोग जी रहे हैं। आइए दोस्तों, मिलते हैं आज की हमारी पहली मेहमान से। एक प्राध्यापिका और एक कामयाब लेखिका, एक गृहिणी, एक माँ और एक समाज सेविका। डॉक्टर कौशल पवार की जिंदगी के कई नायाब पहलू हैं। उन्होंने संस्कृत में पीएचडी की है। वेद ग्रंथों का गहरा अध्ययन कर इस विषय पर कई किताबें भी लिखी हैं। आज वे दिल्ली यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाती हैं। एको ही दोषों गुण सन्निपात निमज तिंदो किरण क्षमाकर। लेकिन डॉक्टर कौशल पवार की जिंदगी सिर्फ एक सफल औरत की कहानी नहीं, बल्कि अपने वजूद को पाने के लिए किए गए संघर्ष की दास्तान है। कौशल पवार जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। आप जिस मुकाम पे पहुंच पाई हैं, वहाँ पर बहुत कम, हम में से बहुत कम वहाँ तक पहुँच पाते हैं। आप संस्कृत में पीएचडी हैं, आपने डॉक्टरेट पाई है, आप पढ़ाती हैं संस्कृत दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मुझे बताइए कि यहाँ तक पहुँचने का जो आपका सफ़र था, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। सर, एक्चुअली मैं हरियाणा के ऐसे पिछड़े हुए गांव से हूँ जहाँ दलित समुदाय में पढ़ने का अधिकार के साथ साथ अवसर भी नहीं है। मेरे माँ और पिताजी दोनों ही अनपढ़ हैं, अशिक्षित रहे हैं, लेकिन पिताजी ने इतनी सारी चीज़ें सामना की हैं सोसाइटी में। उनको लगा कि अगर मैंने ऐसे ही अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों को भी दी
तो शायद मेरा बच्चे का पैदा करने का या उनको मैं वो नहीं बना पाऊंगा जो मैं नहीं बन पाया। तो मेरे पिताजी ने हमेशा ये चाहा, हम पिताजी नहीं बोलते थे, चाचा बोलते थे। अच्छा तो चाचा हमेशा चाहते थे कि हम खूब पढ़े। जी। इसमें पूरा का पूरा सफ़र बहुत सारी असुविधाओं से, बहुत सारे उत्पीड़न से, बहुत सारी चीज़ों से मतलब जूझते हुए यहाँ तक पहुँचा। मुझे आज भी याद है मेरे स्कूल में क्योंकि हरियाणा के सरकारी स्कूल में मैं थी, उनमें मटका पानी का भर के लेके आते थे और वो मटका क्लास में रख दिया जाता था। और क्योंकि मैं वाल्मीकि समुदाय से संबंध रखती हूँ, जी। और मतलब सभी क्लास में सारे पानी पीते थे, लेकिन हमें नहीं पानी पीने दिया जाता था, क्योंकि हम उनके घरों में काम करते होते थे, झाड़ू लगाते थे, मैला उठाने वाला ऐसा गंदा काम उनके अनुसार करते थे। तो वो पानी वो खुद पिलाया करते थे हमें डाल के। आपको अधिकार नहीं था कि आप पानी लें। हम अपने आप अपने हाथ से नहीं ले सकते थे। मुझे आज भी याद है हमारे यहाँ वर्दी पहनने के लिए थी स्कूल में, यूनिफॉर्म, हाँ। यूनिफॉर्म थी, गुलाबी कमीज, सफ़ेद सलवार और सफ़ेद दुपट्टा। लेकिन दलित एससी जिसको संबोधित किया जाता है, उसमें जितने भी हम स्टूडेंट थे, हमें यूनिफॉर्म स्कूल से मिलती थी। अच्छा वो ब्लू कलर का होता, नीला, नीले फीका रंग का। नीला, बल्कि वो दूर से पहचाने जाते थे बच्चे कि ये दलित कम्युनिटी के बच्चे हैं। अच्छा मुझे जब ये वर्दी का कपड़ा जो मुझे मिला, मैंने एक दिन ऐसे ही कहा टीचर को, मैंने कहा सर मास्टर जी जब आपको कपड़ा ही देना है तो आप हमें सफ़ेद दे दीजिए या पिंक दे दीजिए। आपने कहा है सर। तो मास्टर जी ने मुझे बहुत ख़राब शब्दों में तुरंत ये कहा, अच्छा अब तेरे से पूछना पड़ेगा मुझे कि कौन से कलर का हमें देना चाहिए कौन सा नहीं। एक बार मैं इसको बल्कि बहुत मुश्किल से बता पाती हूँ। पानी एक बार बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी, पानी पीने चले गए। एक हमारे यहाँ स्कूल के पास ब्राह्मणों के घर है, तो जब वहाँ हम गए पीने के पानी के लिए, सभी लड़कियों ने पानी पिया। जैसे ही मैं नलके की तरफ लगी और ब्राह्मणी एकदम घर से बाहर आई, उसने तुरंत मुझे आते ही डांटा कि हैं चूड़े चमारों के, तुम क्या कर रहे हो, ये भागो यहाँ से, नल का खारा पानी देना शुरू कर देगा। इतनी बुरी तरह से मतलब बोला, मतलब एकदम ठेठ, जो एक सीधा कास्टिज्म का जो बनता है। तब मुझे लगा कि कुछ है अलग जो इस वर्दी की वजह से है। मतलब अदरवाइज़ तो किसी को क्या पता कि मैं कौन से कम्युनिटी की हूँ। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैं घर गई, मैंने फटाफट अपना बस्ता फेंका और एकदम बंद कमरे में जाके बैठ के खूब रोई। तो मेरे चाचा मुझे बहुत प्यार करते थे, तो आए वो, उन्होंने कहा क्या हो गया? तो मैंने कहा आज के बाद मैं ये वर्दी पहन के नहीं जाऊँगी, इस वर्दी को या तो जला दो या फेंक दूँगी, मैं इस वर्दी को नहीं पहनना। तो मेरे चाचा पूछे बार बार कि क्या हो गया, मैंने उनको फिर पूरा बताया। तो मैंने मेरे चाचा से पूछा, उस एज में भी मान लो मैं पी लेती ये पानी, तो सच में खारा पानी देना शुरू करता है ये नल का? तो मेरे पिताजी ने कुछ नहीं कहा, बस ये कहा कि कुछ नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए सफ़ेद कपड़ा लेके आऊँगा वर्दी का और तुम उसको पहन के जाना। और मैंने फिर भी दोबारा जिद की, मगर मेरे को बताओ। तो मेरे पिताजी ने फिर कहा कि बेटा मेरे को भी नहीं पता, बस ये डोल बनाई हुई है। डोल मतलब पार्टीशन एक तरह से, ऊंची कास्ट का और नीची कास्ट का। पता नहीं किसने बनाई, मैंने पूछा किसने बनाई, बस उन्होंने उस वक्त छोटी सी एज में ही मुझे ये कहा कि तुम भी पता करना कि किसने बनाई है। अच्छा ऐसा कहा उन्होंने कहा, और उस दिन की वर्डिंग और उस मतलब जो बात हुई थी हमारे बीच में, मुझे आज भी याद है। जो सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए मेरा प्रेरणा का शब्द बना, सिर्फ इन्हीं चीज़ों को तलाशने करने के लिए कि क्या वाकई ये व्यवस्था आदमियों ने बनाई या परमात्मा नाम की कोई चीज़ रही होगी उसने बनाई है। किसी ने तो बनाई होगी, अगर भगवान ने बनाई है तो भगवान ने हमें क्यों ऐसा बनाया। मुझे आज भी याद है, मैं क्लास में जब भी मतलब जाती थी, मेरी वर्दी पे चिकनी उसके छींटे लगे होते थे और मक्खियाँ भिड़ बना रही होती थी। और उसके पीछे का कारण क्या था, खाने के लिए सब्जी तो होती नहीं थी, तो लस्सी मांग के लेके आया करते थे पड़ोस में से। तो लस्सी लेने के लिए जाते, तो मैं वर्दी डाले हुए होती थी जैसे स्कूल की, वो डालते, वो कहती यहाँ रख दे, तो नीचे रखवाती डोलू को, और वो ऊपर से ऐसे लस्सी फेंकती, और वो फेंकती वो डोलू में कम, कपड़ों पे ज़्यादा लगती, उससे भिनभिनाहट होती। और इसको जब मैं मतलब मैंने जब धर्मशास्त्रों को जब पढ़ा, तब मैंने देखा कि इसके पीछे कारण क्या था। क्या? क्योंकि ऐसे मतलब पूरा शास्त्र हमारे ये बताते हैं कि इन लोगों को इस तरीके से रहना चाहिए कि इनके कपड़ों में से बदबू आए। उनको नया कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं है, उनको जेवर पहनने का अधिकार नहीं है, वो उनको हमेशा झूठन खानी है, हमेशा दूसरे के दिया हुआ खाना, उनके उस पर उनको जीवित रहना है, अपने आप से कुछ नहीं लेना। आर्थिक रूप से हम लोग बहुत कमज़ोर थे, लेकिन ये रहा कि पिताजी को हमेशा मैंने हंसते हुए देखा।
उनको पास खाने के लिए अगर कुछ नहीं होता था या हमें खिलाने के लिए कुछ नहीं होता था, तभी उनके चेहरे पे कभी सिकन तक नहीं आई, हमेशा हंसते रहा करते थे और ये कहते कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा थोड़ी सी देर में, शाम तक ले आऊँगा। और मतलब मुझे आज भी वो दिन याद है कि हम स्कूल से जब लौटते थे, घर में कुछ नहीं होता था, सब्जी या कुछ ऐसी कोई इवन चटनी तक नहीं होती थी खाने के लिए। और आपको मैं बताऊं कि हम खाना कैसे खाते थे स्कूल से आने के बाद। पानी में चीनी डालते, मीठा पानी बना के घोलते उसको अच्छे से, मीठा पानी बना के, तो हम लोग उस मीठे पानी से रोटी को गटका करते थे। मुझे आज भी याद है कि मैं मेरी ताई के साथ दूसरे के घरों में मतलब मैला उठाने के लिए जाया करती थी। स्कूल में जब मैं पढ़ती थी, एक बार मैं मेरी ताई जी के साथ गई। मुझे नहीं पता था कि जिस घर में मैं काम करने के लिए जा रही हूँ उसी घर की लड़की, ब्रजेश नाम है बल्कि उसका, तो मुझे नहीं पता था ये ब्रजेश का घर है। तो क्योंकि घर में तो आना जाना तो बहुत बाद की बात है ना, मतलब एक पूरा हमारे तो घर ही गाँव से बाहर है बिल्कुल जी एकदम। जी जी जी। मेरी ताई के साथ मैं मतलब चली गई, और सिर्फ इस लालच में कि मेरी ताई को काम करने के बाद जो रोटी मिलेगी, रोटी के साथ सब्जी भी मिलेगी। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, मैंने देखा कि ये तो मतलब ब्रजेश है, उसने भी मुझे देख लिया और मैंने भी देख लिया। खैर जो कूड़ा और जो गंद जो मल होता है, जो वो मेरी ताई के साथ मैं उठवाती रही, वो डाल डाल के आती रही, लेकिन देख चुकी थी वो मुझे। खाने के लिए तो मिला ज़रूर, लेकिन अंदर से ये रहा कि कल पता नहीं क्या होगा, मतलब जैसे कुछ छीन लिया जाए बच्चे से। खैर मैं अगले दिन स्कूल पहुंची, मेरे से पहले ही सारी चीज़ें स्कूल पहुंच चुकी थी। जैसे ही पहुंची और मतलब लड़कियों ने घेरना मुझे शुरू कर दिया, जिनको नहीं पता था उनको भी उसने खूब ज़ोर ज़ोर से के बताया। क्लास में आके फिर उसने बताया कि अच्छा तू अपनी ताई के साथ टोकरी क्यों नहीं उठा रही थी, तू तो सिर्फ डाल डाल रही थी हमारे घर में टट्टी को। तो मेरे को गुस्सा आया, मैंने उसको एकदम तख्ती मारी यहाँ पे, और फिर उसने मुझे मारी यहाँ पे। मुझे आज भी निशान है मेरे यहाँ पे उसके तख्ती का, लेकिन ये कोई बड़ी बात भी नहीं थी मेरे लिए, ऐसी लगती रहती थी। और क्योंकि उसका जो जख्म था वो तो अंदर था, तो बाहर तो बहुत कम था। तो लेकिन जैसे ही वो लड़की घर पहुँची, फिर उसने अपने घर में बताया, तो उसके घर वाले एकदम मतलब, क्योंकि वो ऊपर कास्ट के थे, सीधा मेरे घर में आए उलाहना अच्छा, वो देने के गुस्से लिए। होके आ गए। गुस्सा हो गए और मेरे चाचा के पास एकदम आए। सीधे शब्दों में उन्होंने ये कहा कि चूड़ों की इतनी औकात कि हमारे बच्चों के ऊपर हाथ उठाए। मेरे चाचा ने माफ़ी वगैरह मांगी, फिर उसके बाद वो चले गए अपने अपने घर। फिर मेरे को डर तो अंदर से लग ही रहा था कि अब पता नहीं चाचा क्या कहेगा, स्कूल ही ना बंद करवा दें। तो उन्होंने बस मुझे ये कहा कि ठीक किया, डरने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ में। और सच में वो मेरे साथ ही रहे, हमेशा हमेशा साथ रहे। क्या बात है। जब मैं छोटी सी क्लास में थी, 7th क्लास में ऑप्शन बनता है, तो सभी लड़कियों ने संस्कृत चुना, कईयों ने जो मेरे पास आसपास थे, मैंने भी सोचा संस्कृत ही ले लेते हैं। जैसे मैं पहुंची, मेरे जो स्कूल टीचर थे उन्होंने कहा नहीं, तुम क्या करूँगी इसको पढ़ के, और वैसे भी तुम लोगों को तो पढ़ना तो है नहीं कुछ, हमारे ही घरों में जाके झाड़ू पोछा लगाना है, कूड़ा उठाना है, गंदगी साफ करनी है, ऐसे कि कहा हो गया, उन्होंने? बहुत हो गया, ऐसा कहा उन्होंने। मैं असल में मुझे ना जो चीज़ मेरे को मना कर दी जाती है उसके उसमें मुझे ये रहता होता है कि मेरे को यही करनी है, चाहे मुझे ना भी आती हो तब भी। मैंने कहा नहीं, अब तो मुझे यही पढ़नी है। आपके मास्टर जी किस समाज के थे? मेरे मास्टर जी पंडित जी थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती रही, ये स्कूल का है पूरा। फिर कॉलेज में मुझे आज भी याद है, मेरे ताऊ जी ने जब कहा कि बाहर लड़की को भेजेगा मेरे दादे का नाम लेके कि इज्जत चली जाएगी, तब मेरे पिताजी ने जो कुछ कहा था, मैं वहीं थी। मेरे ताऊ जी को सीधा ये कहा था, इतना प्यार करते थे जिनको वो, कि मुझे जो मर्जी कहे लेकिन मेरे चांद के बारे में नहीं। ऐसा न कहो। जो भी फैसला करेगा मैं और मेरा चांद करेगा, इसमें बोलने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं, चाहे वो कोई भी चाहे। ऐसे करते करते फिर कॉलेज पहुंची। कॉलेज में पहुंच के 60 किलोमीटर दूर कॉलेज था, बस में हम लोग आया जाया करते थे। बड़ा मुश्किल था एक तरह से, लेकिन ये था कि मैं, मेरे पिताजी, मेरी माँ, हम दोनों तीनों सारे दिहाड़ी मजदूरी किया करते थे। दिहाड़ी मजदूरी का मतलब मजदूरी क्या होता जो है? दिहाड़ी जो क्या जैसे सड़कों पे काम करते हैं, अच्छा, डेली वेजेस जिसको डेली कहते हैं। वेजेस जिसको हाँ, बोलते हैं, लेबर, ये हाँ। करना लेबर एक तरह से। मैं जैसे बजरी बिछाने का काम करते थे, टोकरी लेके जाने का। एक सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ती थी उसी कॉलेज पे बाई चांस एक बार सड़क का काम बनना शुरू हुआ।
और दिहाड़ी हम लोग लगे हुए थे ही, लेबर में थे। जैसे ही लड़कियां निकली उन्होंने तुरंत ये कहा, अरे अरे देखो देखो कौशल काम कर रही है, कौशल दिहाड़ी कर रही है। और जानबूझ के आके उन्होंने कहा, अरे तुम कॉलेज नहीं आई आज, 3-4 दिनों से कॉलेज ही नहीं आ रही, इसलिए नहीं आ रही थी कि तुम्हें दिहाड़ी करनी पड़ रही है। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा अपने काम के ऊपर फ़ख्र करना सिखाया वाह। कि अगर काम सही है तो उस पर फ़ख्र करो, वाह। वो चाहे दिहाड़ी करने का काम हो या कलम चलाने का हो। और पढ़ते हुए भी मुझे मेरे ऊपर गर्व करते थे और दिहाड़ी करते हुए भी। यहाँ पर मैं आपको उनका नाम पूछना चाहूँगा, आपके पिताजी का नाम बताइए हमें। मेरे पिताजी का नाम जयपाल था। जयपाल जी, वाह क्या बात है। फिर ऐसे ही काम करते करते मैं पढ़ी, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। फिर मुझे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करनी थी। एमए के लिए पहुंचने के टाइम में ये मुझे पता था कि बहुत महंगा होगा, तो मैंने सोचा कि कुछ दिन नानी के यहाँ रह लेती हूँ। नानी के साथ कुछ दिन रही। मेरी नानी भी मैला उठाने का काम करती थी, तो मैं भी मेरी नानी के साथ काम पे जाया करती थी एमए के दौरान। उसी से रोटी मिलती थी, वो रोटी हम खाते पढ़ते, ऐसा चल रहा था। फिर मैंने अपनी पोस्ट डॉक्टरेट जो की है वो जेएनयू से की है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। जेएनयू का एक बहुत दिमाग में एक बना हुआ था कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत मतलब वहाँ का डेमोक्रेटिक माहौल है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन वहाँ जब मैं पहुँची हॉस्टल में, वहाँ भी ऐसे ही है। मेरी रूममेट जो मतलब ब्राह्मण थी, उसने कोई भी कसर ऐसी नहीं छोड़ी कि जिससे मैं यूनिवर्सिटी ना छोड़ पाऊँ। इतना टॉर्चर करती थी, बिल्कुल मतलब हर तरह के तरीके वो अपनाती थी, एक से एक। और हद तो तब हुई जब उसने मुझे हॉस्टल से बाहर निकालने की कोशिश की। वो ये चाहती थी कि मैं उसका रूम छोड़ दूँ। लेकिन खैर लास्ट में उसने मुझे जाते जाते ये कहा कि एक भंगी के साथ रहने से अच्छा है कि मैं इसको मतलब अब मैं ही रूम खाली कर दूँ। तो जेएनयू में भी, दिल्ली में भी आपको ऐसी चीज़ों का इसी सामना करना तरीके से मतलब आप ये देखिए ना, हॉस्टल में इस तरीके से हो रहा है। और फिर उसके बाद इससे कई गुना कड़वा सच जब मैंने सुना, जिस बेंच पे मैं बैठती होती थी, ये कहा जाता था कि अगर जिस दिन किसी को ये पता लगा कि कौशल की ये कम्युनिटी है, जिस बेंच पे ये बैठती है, उस बेंच को हवन से शुद्ध करवाना पड़ेगा, उसको धोना पड़ेगा। और ये बात मैं ही सिर्फ नहीं जानती, मेरे गाइड भी जानते हैं। मैंने मेरे गाइड को सामने आके बताया कि ऐसे ऐसे करके एक स्टूडेंट मेरे बारे में ये कह रहा है। उस दिन के बाद मुझे लगा वाकई कि जेएनयू में आने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उस दिन मैं वाकई जेएनयू छोड़ने का विचार किया। लेकिन बस पिताजी ने मुझे जाते जाते भी एक ही बात कही थी कि तुम्हें कोई कुछ भी कहता रहे, बस अपनी लाइन से नहीं हटना। अगर तुम अपनी लाइन से हटी तो कुछ नहीं कर पाओगे। कौशल जी, मैं यहाँ कहना चाहूँगा, काश हिंदुस्तान में सारी बच्चियों को आप जैसे आपको पिता मिला है, उस जैसा पिता मिले। ये तो मुझे मतलब मैं ये कहूँगी कि हर बेटा बेटी को ऐसे ही माँ बाप मिलने चाहिए। और आज मैं ये भी कहूँगी, आज यहाँ पहुँच के हर माँ बाप को बेटी भी ऐसे ही मिलनी चाहिए। इसलिए क्योंकि आज मैं जो कुछ हूँ, अगर मेरे पिताजी मुझे वो ललक पैदा नहीं करते मेरे अंदर, तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। और मुझे अपने आप पे गर्व इस बात का है कि मैंने आज सब कुछ किया है वो जो मेरे पिताजी ने चाहा था। बस फ़र्क इतना है कि मैंने जिसके लिए किया वो आज नहीं है। अभी भी मतलब जब मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट हुआ, तो जहाँ ज़िंदगी का सबसे खुशी वाला मेरे लिए दिन था, एक अपने अपने आप को साबित करने वाला दिन था। लेकिन मेरी अपनी बदकिस्मती कहें या फिर मेरा उनका साथ यहीं तक था, वो नहीं थे मेरे पास। बस आज जो है कमी वो यही कि आज काश अगर पिताजी होते तो एक बार ज़रूर ये कहते कि उन्होंने जो कुछ किया था मेरे लिए, मैंने उसको ज़ाया नहीं गया, बल्कि मैं आपसे बताऊंगा कि जहाँ भी हैं वो इस वक्त आपको देख रहे हैं, इस पूरा बात किया का मैंने पूरा उनका। एहसास उनको ज़रूर यकीनन है। लेकिन मैं सिर्फ इसमें ये कहूँगी कि कास्ट का फैक्टर, ये जो अछूतपन का जो है, इतना भयानक है कि आप इसको कहीं तक भी ले जाइए, सामने ही मिलता है। इवन यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहते हुए भी आज भी वही स्थितियाँ हैं, आज भी ऐसे ही व्यवहार होता है जो उस 5वीं 4थी क्लास के बच्चे के साथ हुआ करता था। लेकिन उसका तरीका बदल चुका है। छोटी सी चीज़ मैं ये बताना भी चाहूँगी, अभी मैं तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग चुकी हूँ दिल्ली में। मैंने वहाँ रेंट पे रूम लिया, उनको मैंने बता भी दिया था सीधा सीधा कि मैं दलित कम्युनिटी से हूँ। उसने तब कुछ नहीं कहा। मैं हर रोज़ थोड़ा सा लेट आती थी, क्लासेज होती थी। एक दिन बाई चांस मैं थोड़ा सा पहले आ गई। मैंने देखा मेरी माँ झाड़ू लगा रही है आंगन में, जो हमारा नहीं था, वो तो मकान मालिक का था जिसका घर मतलब हमने रेंट पे लिया हुआ था।
तो मैंने कहा ये किसने कहा तुम्हें करने के लिए? उसने कहा कि वो बोल रही थी ऊपर वाली। मेरे को इतना मकान मालिक। गुस्सा आया, मकान मालिक। मैं फिर फटाफट गई, मेरे को गुस्सा आया बहुत। मैंने कहा आंटी ये क्या करवा रही हैं आप? उसने कहा कि ठीक है काम तो करना ही पड़ेगा, चाहो तो कमरा खाली कर दो। काम तो मैंने करना कहा ठीक पड़ेगा है। मतलब? तो फिर मैंने अगले दिन ही रूम खाली कर दिया। फिर मोहम्मदपुर में आई, वहाँ भी ऐसे ही हुआ। फिर किशनगढ़ में आई, वहाँ भी ऐसे ही हुआ। मतलब किशनगढ़ वाले में तो बल्कि ऐसे हुआ कि हमने सफेदी करवाई उन्होंने दोबारा उस घर में जिसमें हमने छोड़ा। मतलब एक भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ते जिससे जरा सा भी मतलब हम अपने आप को ये माने कि हम इंसान हैं। कौशल जी, ये हमारी कमज़ोरी है और ये हमें हमारी सोच बदलने की बहुत ज़रूरत है। और मुझे बड़ी उम्मीद है हमारे यंगस्टर्स से, हमारे नौजवानों से कि वो इस पे ख़ास ध्यान दें और सोचें। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मैं ये सोचूं कि पैदाइशी तौर पे मैं आपसे बड़ा हूँ तो मुझ में कोई मानसिक बीमारी है, तभी मैं ऐसा सोच सकता हूँ। कौशल जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत हिम्मत दिखाई है। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। और मैं आपको सलाम करता हूँ। और आपके पिताजी जिन्हें आप चाचा कहते थी, उनको हम याद करते हैं और हमारी दुआओं में हमेशा याद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ कदम पीछे लेना चाहता हूँ, सन 1947 की तरफ, जब देश आज़ाद हुआ था। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सन 1947 देश आजाद हुआ। बरसों से दबी हुई गरीब जनता के लिए उम्मीद की नई सुबह हुई। देश के नवनिर्माण में योगदान देने के लिए एक दलित नौजवान बलवंत सिंह ने IAS बनने की चुनौती को स्वीकारा। IAS बनकर बलवंत सिंह जी ने एक आदर्श देश और समाज का सपना देखा। पर क्या ये सपना साकार हो पाया? पहले मैं समझता जब गांव में रहता था कि छुआछूत तो हमारे अनपढ़ लोगों में है, पढ़े लिखों में तो होगी नहीं। लेकिन IAS भी जातिवाद से फ्री नहीं है। 5 साल जो मैं IAS में रहा, जो मेरा नौकर था वो ब्राह्मण था। जिस कप में मैं चाय पीता था या पानी पीता था, उसको ब्राह्मण चपरासी उठाने में गुरेज करता था। जब मैं तहसील में जाता था, मुझे अलग गिलास में पानी देता था और वो गिलास इनवेरिएबली मुझे पानी दे के अलग रखा जाता था। मैंने पूछा, भाई गिलास किसके लिए? तो चपरासी ने कहा, साहब आपके लिए है, आप चमार हो, इसलिए तहसीलदार ने आपके लिए अलग गिलास अलग रखा है पानी पीने के लिए। रोजाना की जो ह्यूमिलिएशंस होती थी, गांव के आदमी जो लिटिगेंट्स आते बाहर खड़े होकर बाहर, अरे साला चमार बैठा है अंदर, सजा कर देगा। तो हर पैरे पे में अफसर जरूर था, लेकिन IAS में बाद में था और पहले चमार था। IAS तो मेरी एक रोटी खाने का साधन था, आत्मसम्मान का साधन नहीं बन सका। कि जिस कॉज के लिए हम आए थे वो कॉज हमारा डिफीट हो गया, तब इस्तीफा दिया गया। IAS की नौकरी मायने खो चुकी थी। एक दलित जो मुश्किल हालात से निकल के IAS के शिखर पर जा बैठा था, वापस जमीन पे आने को मजबूर हो गया। दोस्तों, बलवंत सिंह जी ने IAS से इस्तीफा दिया सन 1962 में। तो इस बात को करीबन आज 50 साल हो चुके हैं। 50 साल बहुत बड़ा वक्त होता है। इन 50 सालों में क्या कुछ बदला है हमारे देश में? आइए देखते हैं। सांसद एवं लोकसभा के सदस्य श्री PL पुनिया। IAS अधिकारी रह चुके श्री पुनिया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के चेयरमैन भी हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरह एक संवैधानिक पद है। जून 2011 में दलितों से जुड़ी एक गंभीर समस्या उनके सामने आई। उड़ीसा में चिलिका झील के किनारे बसे रानपाड़ा गांव में काली मां का प्राचीन मंदिर है। पिछले साल जब स्कूल जाने वाली 3 दलित लड़कियां काली मां का आशीर्वाद लेने इस मंदिर में आईं, तो उन्हें वहां से भगा दिया गया। जो परंपरा से नहीं हुआ, अभी कैसे हो जाएगा? हम लोग का बाप हो जाए, जिसको नहीं कराया, हम नहीं कर सकता है। और इस जुर्रत की सजा के तौर पे
गांव वालों ने दलितों को काम देना बंद कर दिया। नहीं दिया, काम करने नहीं दिया। उन लोग को सब काम संपूर्ण बंद कर दिया हम लोग को। मंदिर में एक बोर्ड भी लगाया गया जिस पर साफ लिखा था कि दलितों का यहाँ आना मना है। मीडिया ने इस अमानवीय प्रथा पर उंगली उठाई। खबर सारे देश में फैली, लेकिन मंदिर के कर्ता धर्ताओं पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जब श्री पीएल पुनिया को इस बात का पता चला तो वो गांव के दलितों को साथ लेकर काली मां के दर्शन को निकल पड़े। हम सब लोग फाटक को पार करके अंदर गए। अंदर वहां तक गए जहां पर मूर्तियां लगी हैं और उसका दरवाजा है, लेकिन पुजारी आमद को भाप गए थे और पुजारी वहां पर ताला लगा के भाग गए। तो हम ये नहीं देख पाए कि मूर्ति कैसी है, हम मूर्ति के दर्शन भी नहीं कर पाए। मंदिर के संचालकों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि श्री पुनिया देश के इतने ऊंचे संवैधानिक पद पर नियुक्त थे। वे किसी भी हालत में मंदिर के गर्भगृह में एक दलित का प्रवेश रोकने पर तुले हुए थे। महत्वपूर्ण नहीं है कि हम मूर्ति को देख सके कि नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि ये प्रथा आज भी मौजूद है। वेलकम बैक। आइए देखते हैं कि हिंदुस्तान का क्या कहना है। क्या लोगों का मानना है कि छुआछूत और जाति के आधार पर भेदभाव अब भी हिंदुस्तान में है या नहीं? मेरे हिसाब से इस देश में अभी छुआछूत नहीं होता है। शहरों में भी जात पात नहीं होता, गांव में भी जात पात नहीं होता। जातिवाद अब इतना नहीं होता है। जात पात से कोई भेदभाव नहीं होता। अब उतना नहीं रहता है। आजकल किसी के पास टाइम कहाँ है इतना सोचने का भी। छुआछूत का जो भी भेदभाव है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है सर। इक्वल लेवल अभी ट्रीटमेंट हो रही है। मैं समझता हूँ कि जाति पाति का तो भेदभाव रह ही नहीं गया है। कास्ट में कुछ अंतर नहीं रहा, सबको इंसानियत मानते हैं, तो छुआछूत बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल शहरों में, गाँव में आजकल ये सब खत्म हो चुका है। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ हैं स्टालिन, जो इसी क्षेत्र में पिछले 10-15 साल से काम कर चुके हैं। और स्टालिन जी ने एक बहुत ही अहम फिल्म भी बनाई है इसी मुद्दे पर। स्टालिन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। स्टालिन, आपने देखा कई लोगों का ये मानना है कि इस वक्त हिंदुस्तान में छुआछूत बहुत कम हो गया या नहीं के बराबर हो गया है। आपका क्या अनुभव रहा है? बहुत अच्छा होता अगर हकीकत ऐसी होती कि नहीं चल रही या ख़त्म हो चुकी, तो बहुत खुशी होती। लेकिन मेरे जो अनुभव रहे हैं 8 राज्यों में 25,000 किलोमीटर घूम करके 4 साल के जर्नी में मैंने जो पाया वो कुछ और है, कुछ अलग है। वो हकीकत ये है कि अब भी गांव में और शहरों में छुआछूत का मसला है। शहरों में जो तरीका है वो बदल चुका है जी। आजकल कोई मेरे यहाँ पानी मत पियो, मेरे घर में मत आओ, वो जो फिजिकल छुआछूत की जो बात है वो शायद शहरों में नहीं होगा या कम होगा। लेकिन अब भी सेग्रीगेशन ऑफ लिविंग स्पेसेस के अलग एक नेबरहुड होता है, उनका अलग रहते हैं। एक और चीज़ आपको बता दूं कि मैंने सर्वे किया है कि अगर किसी को पूछो कि क्या छुआछूत का मसला है, तो अगर ना कहते हैं लोग, और पूछो कि आपको क्या आपका कास्ट मालूम है, अगर उनको नहीं मालूम होता तो मुझसे लिखवा लीजिए कि वो अपर कास्ट होंगे। वो इसलिए क्योंकि ये समाज, अगर आप दलित हैं तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई आपको ये बात एहसास ना करवा दिया हो किसी ने कि आप इस जात पे हैं। आइए आपकी फिल्म का एक क्लिप देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि कहाँ अलग अलग जगह क्या चल रहा है। आइए। गांव में प्रवेश करते वक्त कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। हमारी परंपरा के अनुसार दलितों का चप्पल पहन के ऊंची जाति के इलाके में दाखिल होना मना है। वो दलितों को नहीं बिठाते, बाकी सबको बिठाते हैं। टेम्पो वाला कहता है कि ऊंची जाति वाले उतर जाएंगे अगर हम बैठेंगे तो। उनको लगता है हमारे बैठने से उनका खाने का डब्बा अशुद्ध हो जाएगा। मिस्त्री का काम करता हूँ। जब भी नया घर बनाता है उस टाइम में अंदर भी सब हम लोग ही बनाता है। घर पूरा होने के बाद कलर वगैरह सब मारने के बाद अंदर नहीं आना देता। क्यों नहीं आना देता? उन दलितों लोग ऐसे नहीं आना देता। हम गाजर धोने नदी के उस ओर गए थे। उन्होंने जब देखा तो चिल्लाए,
तुम दलित हमारी तरफ की पानी में क्या कर रहे हो? किसी को तो मरना पड़ेगा इसके लिए, वो बोले। वो बोले, तुम दलितों को मालूम नहीं तुम्हारा पानी नीचे की तरफ है, यहाँ क्यों आए? भागो यहाँ से। पीछे के रास्ते से उन्होंने हमारे घर पर ईंट, पत्थर, कांच की बोतलें फेंकी। आखिर हमने उनका क्या बिगाड़ा था? हमारा गुनाह क्या था? हम बस थोड़ा सा पानी ही तो लेने गए थे, क्या वो भी हमें नसीब नहीं? मुझे बताइए, आपने इस विषय पर एक फिल्म बनाई है, आपके समझ से इसकी जेनेसिस कहाँ है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? एक क्लिप है जिसमें पूरा कोट बताया है, वो देख सकते हैं। दिखाइए। मेरा नाम बड़ू प्रसाद शर्मा शास्त्री है। ये जो तुलसी मानस मंदिर है, इसका मैं अधीक्षक हूँ और काशी के जो विद्वानों की मंडली है, श्री काशी विद्वत परिषद का मैं महामंत्री। शास्त्र को आधार मानने वाला होने के नाते मैं कट्टर हिंदू ब्राह्मण हूँ, छुआछूत जात पात मानता हूँ। देखो, वो जो दिव्य पुरुष है, वेद विराट पुरुष है, उसके ब्राह्मणों से मुखमाशीत, उसके मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, ठीक है। बाहु राजन्यः, बाहु से क्षत्रिय, ऊरु तदस्य जनवैश्यः, पेट से यहाँ ये जो स्थान है ना, यहाँ से वैश्य पैदा हुआ। पदभ्याम शूद्रो अजायत, पैरों से शूद्र अजायत बने पैदा हुआ। कल को ये पैर कह दे, करोड़ों वर्ष से हमारे ऊपर ये शरीर खड़ा है, हमको दलित कर दिया है इसने, अब हम ऊपर रहेंगे और सिर नीचे रहेगा। अब पता लगा कि स्टालिन सिर के बल पर चल रहा है, कहीं पागल हो गए क्या हो? हैं? आपको जो है भारत का जो संविधान है, उसके और हमारे जो वेद है, उसके बीच में चुनना है आपको। नहीं, हमको भारत संविधान हम नहीं चुनते, हम भारत संविधान को संविधान नहीं मानते। हम भारत का संविधान जो है अशास्त्रीय है, हम इस संविधान को हम अपनी दुर्गति मानते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है और दुख भी कि कोई हिंदुस्तान का नागरिक हमारे संविधान को नहीं मानता। मेरे ख्याल से ये जो लड़ाई है, वैचारिक तौर पे ये दोनों चीज की लड़ाई है और हम एक साथ 16वीं सदी और 22वीं सदी दोनों में जीते हैं। और हमको कभी कभी ये लगता है एज इंडियंस कि हमारी जो पुरानी बातें हैं, पुरानी संस्कृति है, उसको संभाल के रखना ही हमारा अस्तित्व है, ये हमारी पहचान है। तो जाति और छुआछूत ये सब उस परंपरा में भी आती है, तो उसको क्वेश्चन नहीं करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इंडिविजुअल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जातिवाद में भेदभाव करना कानूनन गुनाह इलीगल है और वो क्रिमिनल ऑफेंस है। जातिवाद तो वैसे इस्लाम में नहीं होता, या सिखिज्म में नहीं होता, क्रिश्चियनिटी में नहीं होता। तो इसका क्या अनुभव रहा है आपका? एक बुजुर्ग मिले थे बिहार में, उनसे मैंने पूछा था कि क्या इस्लाम में जात बिरादरी का तस्वुर है, तो उन्होंने खूबसूरत जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि इस्लाम में नहीं है, मुसलमानों में है। तो उसी का हम आपको दिखा सकते हैं। जी जी जी। मुसलमानों में दलित हैं, होते नहीं हैं, लेकिन अभी तक वो वोटर रहे, वोकल नहीं रहे। मुसलमानों में नट है, पमड़िया है, हललखोर है, भंगी है, भाट है, धोबी है। उसी तरह से जो उधर भी जातियां हैं, इधर भी जातियां लगभग 1 दर्जन की जातियां हैं। शेख सैयद जो लोग हैं, बड़े खानदान के हैं, बड़े पोस्ट पर हैं, वो तो अभी तक अपने घर को बैठने भी नहीं देते हैं साथ में। छूत मानते हैं, घिन मानते हैं। ये तो घर घर का है, जिससे भी पूछेगा आप बता सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। मतलब जात पात है? हाँ, जात पात अभी है। जात पात एक ही जगह नहीं है कि मस्जिद जहाँ पर हम लोग अल्लाह की इबादत करने जाते हैं, वहाँ पर कोई जात पात नहीं है। वहाँ पर सिर्फ बना लिया गया है कि हम भी मुसलमान, आप भी मुसलमान हैं, एक साथ पढ़िए, और एक साथ और कोई कर्म नहीं कर सकते हैं आप। वहाँ से निकलने के बाद आप जात पात वहाँ आइए, सब भूल जाइए, वहाँ से निकलिए, सीढ़ी से उतरिए और शुरू हो जाएगा। वहाँ पर 5 मिनट या 10 मिनट अल्लाह का डर उसको लगता है कि मुसलमान सब एक इस्लाम के मानने वाले हैं। और उस मस्जिद के अंदर से बाहर निकलिए, इस्लाम चला गया इधर, और क्या बोलता है, शोषण आ जाता है आगे में। कुछ लोग यहाँ से आते हैं, कुछ लोग वहाँ से आते हैं, ऐसा क्यों?
यहाँ जो है ना मजहबी सिखा सकते हैं, और वो जो है ना उधर वो जट जमींदारों के लिए है। यहाँ गांव में किसी ने कोशिश की है कि वो जो जाट सिखों वाला दरवाजा है वहाँ से प्रसाद ले? हाँ, बड़ी बार है। एक आदमी का कपार फोड़ दिया था। वो लोहे का इतना बड़ा होता है बर्तन, उसने मार के उसका कपार फोड़ दिया। ऐसा होता है। जैसे गुरु की वाणी कहती है कि अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन भले को मंदे। जात होने के कारण ही ये जो गुरुद्वारे अलग अलग बने हुए हैं। हमारे गांव में तो 2 है, कहीं कहीं 3-3, 4-4 गुरुद्वारे हैं। जितनी जाति है उतने गुरुद्वारे है या मंदिर है। कास्ट स्ट्रक्चरल पुलिया कम्युनिटी पटियाला। मैं पुलैया जाति का क्रिश्चियन हूँ, लेकिन ऊंची जाति के लिए मैं सिर्फ एक दलित हूँ, क्रिश्चियन नहीं। मेरे माता पिता एक क्रिश्चियन के वहाँ गुलामी करते थे। उन्हें घर में दाखिल तक नहीं होने दिया जाता था। जमीन में एक गड्ढा बना होता था, वहीं उनका खाना रखा जाता था। उनको हर प्रकार की छुआछूत और भेदभाव को सहना पड़ा। ये किसकी चर्च है? हमारी, दलितों की। ऊंची जाति के लोग हमारी चर्च में नहीं आते। उनकी चर्च में जाए तो अलग बिठाते हैं। उन्हें लगता है हमारा खून अलग है। उनके खून का रंग नीला और हमारा लाल। आप दलित पैदा होते हो, दलित जीते हो, दलित मरते हो, दलित ही दफनाए जाते हो। जन्म से भेद शुरू होता है, जीवन भर साथ रहता है, और इसीलिए मरने के बाद आपको दफनाया भी अलग जाता है। पूरे देश में इस प्रथा को स्वीकारा जाता है। इसीलिए दलित क्रिश्चियंस के कब्रिस्तान भी अलग होते हैं। मुझे बताइए, इसकी शुरुआत तो जब बच्चा छोटा होता है तब से ही एक तरह से माँ बाप से शुरू होती है, लेकिन जो पहला कदम बच्चे का होता है घर से बाहर, वो स्कूल में होता है। तो ये वहाँ पर भी इसकी शुरुआत वहाँ से होती होगी। आपके फिल्म में भी कई दृश्य दिखाए हैं आपने जिसमें कि आप ये दिखाते हैं। आइए हम लोगों को वो सीन दिखाते हैं। जमिया स्कूल में खाना खाया? ना, मैं स्कूल में कभी खाना नहीं खाता। क्यों? बाकी बच्चे अशुद्ध हो जाते मेरी वजह से, इसलिए सब एक साथ बैठते, मुझे अलग बैठना पड़ता है, अकेले। इसलिए मैं जाता नहीं, मुझे शर्म आती है। मैं उनके साथ बैठूं तो वो वहाँ से उठ जाते हैं, मैं अकेला रह जाता हूँ। इससे तो अच्छा है मैं जाऊँ ही नहीं खाने के लिए। मुझे तो समझ ही नहीं आता ये छुआछूत क्या है ये सब। ये मिड डे मील सर्व हो रहा था, उसमें बच्चा नहीं बैठा था। वहां पे केस ये था कि दलित बच्चों को अलग बिठाते हैं। सी, छुआछूत एक पनिशमेंट है कास्ट को बरकरार रखने के लिए। अब उसमें उसको पकड़े रखना है तो 2 चीज की जरूरत है। एक अलगापन, अलग रखो सब चीज को, और दूसरा है कि जो खून है उसको उसी में बांधे रखो। तो हम 2 चीज में कास्ट को देखते हैं, रोटी और बेटी व्यवहार। रोटी का मतलब है खाना पीना, उठना बैठना, छूना, स्पेस, सेग्रीगेशंस, उस सारा व्यवहार। और जो सफ़र करते हैं, जैसे ये बच्चे सफ़र जो कर रहे हैं, उसको अलग होने से वो उससे उसकी डिग्निटी चली जाती है ना, आत्मसम्मान बिल्कुल चूर हो जाता है। और जब चूर हो जाता है वो अपने आप से एक वो समझौता कर लेता है कि मैं अपने घर में अच्छा हूँ। अब कैन यू इमेजिन, वो 10 साल का लड़का 10 साल से उसने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है कि यार इससे तो अच्छा ना जाना, तो उसको वो अलग करने में स्ट्रेटजी कामयाब हो गई। ये तो हमने जो देखा वो बहुत सिंपल है, इससे भी काफ़ी घिनौने छुआछूत के प्रैक्टिसेस हैं। वो हम अगले क्लिप में देख सकते हैं। ये तीसरी, मैं 5वीं और ये 7वीं। अबे स्कूल में तुम्हें जाओ, भगवान तो खाए। स्कूल में पढ़ने के अलावा और क्या क्या करते हो? हम ये सारी जगह साफ करते हैं। सबकी बारी होती है सफाई की। सोमवार को मेरी, मंगल को इसकी और इसकी बुधवार को। सब बच्चों की बारी आती है? पटेल और शिरोया नहीं।
मैं समझा नहीं, आप समझाओ। आप समझ गए हो। मैं सच में नहीं समझा। पटेल और शिरोया की बारी नहीं आती। वो ना ही झाड़ू लगाते, ना बर्तन साफ करते, सब हमें ही करना पड़ता है। वो रहे संडास, वो लड़कों का और ये लड़कियों का। तो ये आप लोग साफ करते हो? हाँ, रोज साफ करते, ना करे तो मार पड़ती है। 2 बाल्टी लेकर हम 2 लोग जाते, दोनों में पानी भरते, फिर झाड़ू से साफ करते, फिर से पानी डालते, फिर पानी से साफ करते। अगर कुछ गंदा रह गया तो फिर से साफ करते। मुझसे वो सारे टॉयलेट साफ कराते थे, हॉस्टल के, लड़कियों के, लड़कों के, सभी। मैंने अपने बच्चे को इसलिए स्कूल भेजा था कि उसे हमारी तरह टॉयलेट साफ न करना पड़े, लेकिन उसे वहाँ भी यही काम करना पड़ा। अब पिछले 1 साल से वो स्कूल जाने से मना कर रहा है। बड़े दुख की बात है। आप लोगों को क्या लगता है, मतलब अगर आपकी उम्र है 5 साल 6 साल की और आपको स्कूल में बोला जाए कि आप बाथरूम साफ करिए, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी? हेलो सर मेरा नाम शशि है। हाँ सर, फर्स्ट टाइम मैं हॉस्टल में आया था तो मेरे से कपड़ा धोने के लिए लगाया था, तो उस टाइम मैंने बहुत बैड फील किया था। मेरे से सीनियर थे वो लोग, और मैं वो लोग बोला सर ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, तो वो लोग ने बोला तेरा हम लोग रैगिंग लेंगे, रैगिंग। सर मैं रूम का झाड़ू मारने का, झाड़ू लगाने का, मेरा एक ही रूम है, मैं एक रूम में झाड़ू लगाता, मेरे को 3 रूम लगाते झाड़ू मारने। मैं इससे मेरे साथ क्यों नाइंसाफी सर? रैगिंग जो आप बता रहे हैं, आप सोचिए कि कुछ लोगों की रैगिंग 3000 साल से सिर्फ इसलिए हो रही है कि वो कुछ ऐसे परिवार में उन्होंने जन्म लिया जिसको हम छोटी जात मानते हैं, जिसको उनकी समाज ही हर मानते हैं। स्पेस में रैगिंग हो रही है और चलते रहता है। और हम ये कहते हैं कि नहीं वो तो मस्ती है यार, वो रैगिंग थोड़ी है। अब हम ये भी कहते हैं कास्ट के मामले में, ये तो परंपरा है ये तो हमारा लाइफस्टाइल है, रैगिंग थोड़ी है। शशि, मुझे बड़ा दुख हो रहा है आपकी बातें सुनकर, और मैं आपके साथ हूँ, हम सब आपके साथ हैं, मुझे लगता है। थैंक्स सर। पहले मुझे बताइए कि शहरों में हम किन किन तरहों पे इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि ये कास्ट सिस्टम अभी भी लोग पूरी तरह से फॉलो करते हैं। एक बड़ा सीधा और सरल एग्जाम्पल है कि आप हर इतवार को जब जागते हैं सुबह को, तो अपने अपने जो घर में जो अखबार आता है उसका सेंटर पेज खोलिए, उसमें होगा मैट्रिमोनियल कॉलम्स होंगे, और वो मैट्रिमोनियल कॉलम्स की अरेंजमेंट देखिए आप, वो बाय कास्ट होती है, अग्रवाल, बीसा, व्यास, पटेल, ये वो। और उसमें रिलीजन में भी आप देखेंगे, मुस्लिम होगा तो उसमें शेख पठान अलग होगा, क्रिश्चियन होगा तो उसमें जैसे गोवा में RCBC, रोमन कैथलिक ब्राह्मण कास्ट, और उसी फ्लो में इंजीनियर, डॉक्टर, मतलब ये 2 अलग अलग चीजें हैं यार मतलब ये कि हम कितना भी पढ़ ले के डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बन जाएंगे, लेकिन तब भी हमारी सोच वहीं की वहीं रह जाएगी। तो फिर हम इसमें से निकले कैसे, मतलब क्या करें क्या हम लोग इसमें से निकलने के लिए? जाति भेदभाव और छुआछूत का जो मसला है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, गहरा जरूर है लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं है, बड़ा सीधा है, और उसका सीधा सीधा भी हल हो सकता है। वो कैसे? इंटरकास्ट मैरिज। अब सारा हम जो अरेंज मैरिज का जितना हम लोग ढिंडोरा पीटते हैं हमारे देश में कि हम तो बड़े ट्रेडिशनल लोग हैं, हम तो अरेंज मैरिज में मानते हैं, ये बेसिकली एक कास्टिस्ट स्ट्रक्चर है जहाँ पे इंट्रा कास्ट मैरिज ही होता है। आखिर में हम कूदते किस पर हैं कि मेरा खून तुम्हारे खून से ज्यादा अच्छा है, मिला दो, मिलावट कर दो पूरा। इसको लॉजिकली देखिए, मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने जा रहा हूं, ये शब्द होता है ना, ढूंढना। अब मैं अपने कास्ट में ढूंढता हूं, अपने कास्ट में, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से कितने चांसेस है मुझे अच्छा वर मिलने का। अगर मैं जात का बाउंड्री खोल देता हूं तो कितना चांसेस है अच्छा वर मिलने का, लॉजिकली स्पीकिंग ज्यादा ही उसमें ही है ना। सारे बाउंड्रीज खोल दो तो आप अरेंज मैरिज ही करें, आपके माँ बाप भी आपको ढूंढ के दे, लेकिन आपके जात के चौखटे से आप बाहर निकल के ढूंढेंगे
तो आपको एक की जगह पे 1500 लायक वर मिल सकते हैं। ये फिल्म बनाने का आपने कैसे सोचा? क्या बात थी आपके अंदर जो आपको लगा कि मुझे ये फिल्म बनानी है? अगर हम कोई भी मसले का हल चाहते हैं, वो चाहे छुआछूत का मसला हो या कोई भी मसला हो, तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि वो ये मसला चल रहा है, इसकी स्वीकृति करें, इसके बारे में बातचीत करें, इसको नकारना छोड़ दें। क्योंकि अगर हम नकारने से शुरू करें कि भाई आपको मसला ही नहीं है, वहाँ से शुरुआत होती है तो मिल चुका हल फिर तो। अब ये फिल्म के बाद मैं चाहता हूँ कि लोग माने कि ये हो रहा है, अब आगे बोलो क्या करना है। और ये जो शोज इस आप जो अभी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो उस सोच का एक शुरुआत है। अनटचेबिलिटी पहली बार नेशनल टेलीविजन और इस लेवल पर डिस्कस हो रही है। हमको 65 साल लगे आमिर जी, 65 years to bring this subject here. Shame. However, congratulations. चलिए स्टैलिन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि स्टैलिन जी की जो फिल्म है उसका नाम है इंडिया अनटच्ड, और इसकी लिंक आपको हमारे वेबसाइट पर मिलेगी। आप वहां जाकर इनकी फिल्म देख सकते हैं। दोस्तों, जात पात के आधार पर जब हम भेदभाव देखते हैं तो अक्सर हम चुप हो जाते हैं, डरते हैं या फिर अपने को कमज़ोर पाते हैं, आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दो ऐसे लोगों से मिलाता हूं जिन्होंने हिम्मत भी दिखाई और कामयाबी भी पाई। राजस्थान का समर्थपुरा गांव। इस इलाके में केवल ऊंची जाति के लोग घोड़ी चढ़कर बारात ला सकते थे। कुछ वक्त पहले एक दलित ने अपनी शादी में घोड़ी चढ़ने की कोशिश की थी। एक हमारी समाज की लड़की की शादी थी, तो वो घोड़ी लेके आया था, तो गांव वाले उसके पीछे पीछे भागे। साढ़े नीच चमारों को इतना बोलते हैं, फिर भी घोड़ी लेके आते हैं। तो उसमें एक हमारी समाज का ही था कोई, वो आगे गांव में निकलते टाइम उसको एक झपट भी मार दी थी। अंजाम की परवाह ना करते हुए रामपाल ने अपनी दोनों बेटियों की शादी में इस पुरानी परंपरा को तोड़ने का मन बनाया। देश आज़ाद हो गया है और अपन आज भी गुलामी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा भी अपने गांव के लिए, तो अपने समाज के लिए, तो अपन भी अगर मर भी गए तो कौन सा फर्क पड़ेगा। गांव की गलियों में दहशत का माहौल था। रामपाल का परिवार काफी डरा हुआ था। सब हमारे घर वाले भी सब भी करते थे, रे तुम गांव से दुश्मनी ले ली, ये कर लिया वो कर लिया। हर वक्त घर में टेंशन रहती थी। कोई पापा को मारने के लिए धमकी देते थे, कोई कुछ बोलते थे, तो डर लगता था। उस वक्त हम पापा से यही कहते थे कि पापा रहने दो, बारात नहीं आएगी घोड़ी पे तो भी चलेगी, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए। कोई मारने के लिए आएगा तो क्या करेंगे। पूरा गांव एक तरफ था और मेरे ससुर जी एक तरफ थे, उनका पूरा सामना करना मुश्किल था। लेकिन रामपाल का इरादा अटल था। फिर हम लोग गए थे पुलिस थाने में, वहाँ रिपोर्ट करी। ये लोग सोचते थे कि हमारे समाज का थानेदार है, अपना सपोर्ट करेगा। तो फिर थानेदार जी बोला, चाहे कोई भी समाज हो, मैं इसमें किसका पक्ष नहीं लेना चाहता हूँ, मैं मेरा कानून का पालन करूँगा। मेरे को चाहे 5 पुलिस वाले ला के निकालने पड़े, चाहे 500 पुलिस वाले लाना पड़े, फिर भी मैं घोड़ी निकला के जाऊँगा, बिदौड़ी घोड़ी पे निकला के मैं जाऊँगा। थाना अधिकारी मानवेंद्र सिंह ने अपना फर्ज बखूबी निभाया। सावधानी के तौर पे गांव के 10-15 लोगों को हिरासत में भी रखा। शादी के दिन 3 अलग-अलग थानों से पुलिस बुलवाई और बारात निकालने के रास्ते पर कड़ा पहरा लगाया। बिंदौड़ी निकल गई राजी खुशी हमारी, शांति से, बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं हुई। अपने समाज के प्रति, अपने घर के प्रति जो भी किया बहुत अच्छा किया, मुझे गर्व है उन पे। और इस तरह सैकड़ों सालों में पहली बार समर्थपुरा गांव में दलित समाज ने दूल्हे को घोड़ी पे बिठाकर शान से बारात निकाली। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रामपाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रामपाल जी। आपने बहुत हिम्मत और बहादुरी दिखाई, और साथ में उस पुलिस अफसर ने भी, जिनका नाम है मानवेंद्र सिंह जी। इससे पहले कि हम आपसे कुछ पूछें, आइए पहले बातचीत करते हैं मानवेंद्र जी से, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे राजस्थान से। नमस्कार मानवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। थैंक यू सो मच। नमस्कार आमिर जी,
मानवेंद्र जी, हमने सुना है कि आप भी उसी जाति, उसी समाज से हैं जिसके कुछ लोगों ने रामपाल जी का विरोध किया था। आपको इस बात की फिक्र नहीं थी कि जिन लोगों के खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं वो आप ही की जाति के हैं? नहीं, जनरली अगर कुछ टीचिंग्स हम देना चाहते हैं, सबसे पहले परिवार से और अपने समाज से ही शुरू करनी चाहिए। यही मेरा मोटो रहा है और इसी मोटो के साथ मैं सदा ही मैंने काम किया है। तो सबसे पहले मैं अपने परिवार को और समाज को ही कुछ जो अच्छी टीचिंग्स मैंने सीखी है, जो महापुरुषों ने हमें सिखाई है, वो मैं अपने परिवार को ही सबसे पहले दूंगा और फिर पूरे समाज और पूरे देश को मैं सर्व करने की इच्छा रखता हूँ। मुझे बताइए कि जात पात को लेकर आपके क्या सोच विचार हैं? आमिर जी, हम आज से 60 साल पहले जब हमें आज़ादी मिल चुकी है और हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, साइंटिफिक डेवलपमेंट में हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं, लेकिन कुछ दक्यानुसी बातें जो समाज में आज भी विद्यमान है और जिसके कारण समाज प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है और कई लोग हम जगह समाज के वंचित तबके जो है अभी भी हमारे मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए हैं। कारण है कि हमारे जो समाज में किसी तरह के जो बैकवर्डनेस या सोच दक्यानुसी है कई लोगों की और वो बाकी लोगों को भी गलत गाइडेंस करते हैं। उनको सही राह पे लाने के लिए हमें समाज को यूनाइटेड होके ही आगे बढ़ सकते हैं और ये देश के लिए बहुत ही अच्छा होगा कि अगर हम सब मिलके, पूरे देश की हर कम्युनिटी मिलके इस देश को आगे बढ़ाए ताकि हमारा देश भी उसकी सुपर पावर्स में आ सके। बहुत सही कहा आपने मानवेंद्र जी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। दोस्तों, अगर हम सोचने जाएं तो ये इतनी छोटी बात लगती है कि बारात में दूल्हा जो है वो घोड़े पे आए, लेकिन यही छोटी सी बात रामपाल जी के लिए एक जिंदगी और मौत की बात बन गई। मुझे बताइए, इसके बाद आपके गांव में दोबारा शादी हुई? इसके बाद आपके जाति में? हाँ, उसके बाद वही 2-3 शादियाँ हो गई थी। हाँ, और उसमें दूल्हा जो है वो घोड़े पे आया? उसके बाद दूल्हा घोड़े पे बैठ कर निकले, बिंदौड़ी निकाले गांव में से। और इस दफा पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ी? पुलिस की कोई जरूरत नहीं पड़ी इसमें। तो मतलब जो आपने पहल की उसका एक असर हुआ? असर क्या हुआ, मैं तो ये समझो कि हम तो मेरे समझता हूँ कि हमें आज़ादी मिल गई उनसे। क्या बात है रामपाल जी, आपने बहुत हिम्मत और बहादुरी दिखाई, एक पहल की और अपने गांव का नाम रोशन किया। हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आपके गांव में अमन हो, शांति हो और भाईचारा बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। दोस्तों, यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जस्टिस चंद्रशेखर धर्माधिकारी। मैं जस्टिस साहब का परिचय एक अलग अंदाज में देना चाहूँगा। हमारी टीम जब सर के पास पहुँची और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अपना परिचय अपने अल्फाजों में दीजिए, तो जस्टिस साहब ने एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपना परिचय दिया जो मुझे बहुत ही पसंद आया और मैं चाहूँगा कि मैं वो क्लिप आपको दिखाऊं। सर, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम वो क्लिप देख सकते हैं? सर, अपना प्लीज़ परिचय दीजिए। मैं परिचय के बहुत खिलाफ हूँ क्योंकि मेरे व्यक्तित्व पर पहला लेबल लगा कि मैं हिंदू हूँ, दूसरा लगा ब्राह्मण हूँ, तीसरा लगा देशस्थ ब्राह्मण हूँ, चौथा लेबल है धर्माधिकारी हूँ, फिर जो पढ़ाई की उसके लेबल है, न्यायमूर्ति बना उसके लेबल है, पद्म भूषण भी मिला उसके भी लेबल है। मेरी मुश्किल ये है कि अब ये मेरे व्यक्तिमत्व पर जो लेबल लगे हैं ना, ये लेबल ही लेबल दिखते हैं और धर्माधिकारी कहीं गुम हो गया है और मैं धर्माधिकारी को गुम होने नहीं देखना चाहता। ये भी बता दूं आपको कि ये महात्मा गांधी नाम का जो आदमी था वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर 4-5 बार घूमने गया है। इसलिए जिंदगी में ये कंधे में बहुत शक्ति आई, ये कभी झुका नहीं है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर सर टुडे। मुझे बताइए कि आज हम बात कर रहे हैं जात पात की, आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? जात की मुश्किल ये है कि जो जन्म से मिलती है और या चिपकती है वो मौत के बाद भी नहीं जाती। हमारे देश में तो ऐसा है कि कई जातियों में परजाति के आदमी को, मुर्दे को भी हाथ नहीं लगाने देते। इसलिए मेरी भाषा में मैं कहता हूँ, जो कभी नहीं जाती उसको जाति कहती। चिपक गई सो चिपक गई। इसकी दूसरी खासियत ऐसी है कि जात मेरे देश में सिर्फ जातीयता पालने का नहीं, उच्च नीच भावना पालने का भी है। मेरे देश में जब ऑल आर्ग्यूमेंट्स फेल, कास्ट इज द ओनली आर्ग्यूमेंट।
आज़ादी इतने साल बाद भी देहात के मोहल्ले जातिवारी हैं, जाति में बिखरे हुए हैं। और ये सारा अगर हम नहीं निकाल सकेंगे तो मेरा संविधान जो धर्मनिरपेक्षता चाहता है और समाजवाद चाहता है वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊंगा। मेरा संविधान ये कहता है कि आप नागरिक सिर्फ भारत के हैं। वाह। आप महाराष्ट्र के नागरिक नहीं हैं, भारत के। आप ब्राह्मण नागरिक नहीं है, नागरिक सिर्फ भारत के हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, कोरा नागरिक, भारतीय नागरिक आपको कहीं दिखता है? मैं खोज रहा हूँ, नहीं देख पा रहा हूँ। इसका कारण बता दूं। कारण यह है कि हमने जमीन पर प्रेम किया। जरूरी है देश पर प्रेम करना, मातृभूमि पर भी प्रेम करना जरूरी है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि देश भौगोलिक संकल्पना है, प्रादेशिक है, इसकी सीमाएं होती, प्रदेश होंगे, नदी होंगे, इसका बनेगा। राष्ट्र इंसानों का, नागरिकों का बनता है, और राष्ट्र का वर्णन यह है कि इट्स ए डेली प्लेबिसाइट ऑफ हिज पीपल टू लिव टुगेदर। जिस भूभाग में रहने वाले लोग रोज संकल्प करते हैं कि हम एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होकर जिएंगे, तब राष्ट्र बनता है। ये राष्ट्र, मेरा देश आज भी नहीं बना। ये मेरी वेदना है, क्योंकि मैंने आंदोलन में तो सपना देखा था कि ऐसा राष्ट्र मुझे देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक देखने को नहीं मिला। इंडिविजुअल कोड ऑफ कंडक्ट कहता था गांधी, इसको अपने जीवन से शुरुआत करनी पड़ती है। मैंने जाति का कोई संस्कार मेरे जीवन पर नहीं हुआ। मैं धर्माधिकारी हूँ, बहुत सनातनी घराना है, आद्य शंकराचार्य का आशीर्वाद मिला हुआ है, वेदशास्त्र संपन्न है। लेकिन जब से मैंने तय किया कि हम जात नहीं पालेंगे, मुझे मेरे पर ब्राह्मण्य का कोई संस्कार नहीं है। मैंने जनेऊ नहीं की, व्रतबंध नहीं किया, इसलिए सनातनी धर्माधिकारियों के घर में मेरी खाने का इंतजाम अलग होता है। अच्छा। उनके स्नान गृह में भी नहा नहीं सकता। आपको बता देना चाहता हूँ कि गांधी के क्रांति का एक प्रतीक झाड़ू था। जैसा चरखा था उत्पादक परिश्रम के प्रतिष्ठा के लिए, झाड़ू था सामाजिक विषमता खत्म करने के लिए। तो क्योंकि हमारे देश में गंदगी करने वाले की प्रतिष्ठा ज़्यादा है, साफ करने वाले की कम है। गांधी ने माना था कि ब्राह्मण के हाथ में झाड़ू आएगा और वो संडास सफाई से सब कुछ करेगा, और दलित जो है उसके हाथ में भगवद गीता जाएगी तो जाति पात खत्म हो जाएगा। मैंने गांधी के साथ में रहकर संडास सफाई से सब काम बचपन से ही किया। जातीयता समाप्त करनी होगी तो कोई संस्कार नहीं पालना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ विषमता पाली जाती थी, जातीयता पाली जाती थी, उस सब से मैं दूर रह सका, और उसका मुझे बहुत फायदा हुआ। आपको बता देना चाहता हूँ, धर्माधिकारी नाम के कोई मेहमान मेरे घर में नहीं आए, इसलिए मेहमानों की तकलीफ मेरे बीबी को बिल्कुल नहीं हुई। तो हम इन विचारों में से बाहर कैसे निकल सकते हैं? मेरा भतीजा बीमार था, हॉस्पिटल में था, खून देने की जरूरत थी। हम धर्माधिकारी फैमिली के किसी का खून उसके खून से जुड़ा नहीं, मैच नहीं हुआ, नहीं मैच हुआ, सूट नहीं हुआ। वहाँ का जो सफाई कामगार था उसका खून उसको सूट हुआ, मैच हुआ। उसका खून देकर ये ब्राह्मण का लड़का होश में आया, क्योंकि खून के तो चार ही ग्रुप हैं ना, और चारों ग्रुप ब्राह्मण से लेकर सबके लिए समान है। तो फिर जातीयता क्या सिर्फ चमड़े के भरोसे पाल रहे हैं? क्योंकि खून तक तो जात नहीं पहुंचती। वाह, क्या बात। ये बायोलॉजिकल एक्सीडेंट है कि आप कौन सी जाति में पैदा होते हैं, और इसको कितना हमको पालना है, इसको सोचने की जरूरत है। क्योंकि हमने लोकतंत्र तो माना, लेकिन माँ बाप चुनने का तो अधिकार हमको नहीं दिया किसी ने, और अगर देते तो शायद मेरे बच्चे मुझे नहीं चुनते।
इसलिए जो बायोलॉजिकल एक्सीडेंट है उसके भरोसे पर मिलने वाली जितनी प्रतिष्ठा होगी उससे इनकार करना पड़ेगा। किसी को जात पूछेंगे नहीं। क्या बात है। किसी को जात बताएंगे नहीं। किसी को जात पूछेंगे नहीं, किसी को जात बताएंगे नहीं। आगे जाता हूं। मैत्री, दोस्ती या फ्रेंडशिप आप जो कहते हैं ना, ये सबसे बड़ा स्पिरिचुअल एलिमेंट है। इसमें आप जाति धर्म कुछ नहीं देखते। आपको बता देना चाहता हूं कि जब तक जाति धर्म के नाम पर मोर इक्वल होने की आपकी अगर इच्छा होगी तो फिर आप नागरिकता भी नहीं पाल सकते, इंसानियत भी नहीं पाल सकते। दोस्ती का तो छोड़ ही दीजिए, इसको मनुष्य का अपमान भी मानता हूं। और एक चीज पालनी पड़ती है कि मंदिरों में भी जाने का मोह छोड़ना पड़ेगा। आप क्यों जाएंगे वो मंदिर में जिसमें दलित नहीं जा सकता? ये ऐसा कैसा भगवान है जिसको मनुष्य से गुणा है? आप सब लोग जिंदगी में स्वर्ग में बर्थ रिजर्वेशन के लिए जीते हैं और मेरे साथ जीते हैं तो रैन बसेरा होता है, और ऊपर आपका निजधाम है। तो बहुत नम्रतापूर्वक आपसे कहना चाहता हूं कि जहां आपको दिलचस्पी है और जिस स्वर्ग के बर्थ रिजर्वेशन से आप जाते हैं, तो मेहरबानी कर जल्दी क्यों नहीं चले जाते? क्या बात। विषमता को समता में परिवर्तित करने की शक्ति आप में होनी चाहिए। वो शक्ति और संकल्प करने की सद्बुद्धि भगवान आपको दे, ऐसे भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आप सबको नमस्कार करता हूँ। सर, आपने इतनी कमाल की चीज़ें हमें बताई हैं और मुझे यकीन है कि आज देश भर में बहुत सारे यंगस्टर्स हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। आज सभी यहाँ मौजूद हैं और उन सब पर बहुत ही गहरा असर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आशीर्वाद हम सब के साथ रहे। मैं आपसे कहूँगा कि मुझे मेरी कोई फिक्र नहीं है। मैं 85 ईयर्स का हो रहा हूँ। मुझे मेरे लड़कों की भी फिक्र नहीं है। मुझे मेरी नातियों की बहुत फिक्र है कि उनके लिए कैसा देश छोड़ के मैं जाऊँगा। क्या उनके जीवन में भी जातीयता होगी? उनके जीवन में भी विषमता होगी? उनका भी पड़ोस इसी तरह बटेगा? ये एक फिक्र है। अब मैं ग्रेट ग्रैंडफादर बना हूँ। वो 3 साल की मेरी परपोती है, उसका क्या होगा? वो भी क्या डर डर के जिएगी? एक ध्यान में रख लीजिए कि ताकत से लड़ना नहीं पड़ता, ताकत होनी पड़ती है स्वयं की। और आपको कह देता हूँ कि जो भय डर तुम्हारे मन में होगा तो उसको छोड़ो, क्योंकि फियर इज द डार्क रूम वेयर ओनली नेगेटिव आर डेवलप्ड। भारत को आजाद हुए 65 साल हो गए हैं, लेकिन विकास के तमाम दावे भरने के बाद भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज भी सर पे दूसरों का मल मूत्र रोजाना उठाते हैं। अफसोस की बात यह है कि कुछ जातियां हजारों सालों से ना चाहते हुए भी ऐसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। ऐसी ही एक जाति में पैदा हुए थे बेजवाड़ा विल्सन, जिन्होंने बचपन से ही अपने माँ बाप भाई बहनों को दूसरों का मल उठाते हुए देखा था। इस सच्चाई को देख देख विल्सन के मन में बेचैनी बढ़ती रही। उन्होंने ये ठान ली कि सर पे दूसरों का मैला उठाने का ये अमानवीय काम वो किसी को नहीं करने देंगे। भारत के सर पे लगे इस शर्मनाक धब्बे को मिटाना ही विल्सन के जीवन का मकसद है। बहुत बहुत शुक्रिया विल्सन जी हमारे से जुड़ने का। थैंक यू सो मच। विल्सन जी, मुझे अपने बचपन के बारे में बताइए, कैसा था आपका बचपन? बचपन तो पहले तो ठीक था, बट आफ्टर सम टाइम व्हेन आई ग्रो, 8 साल 9 साल वैसे समय मुझे पता लगा मैं सारे जैसा नहीं है। थोड़ा भेदभाव है यहाँ। मैं एक स्कूल पे पढ़ा था, वो
पूरा स्कैवेंजर्स का स्कूल है। मतलब उस जिस स्कूल में आप पढ़े हैं उस स्कूल में सब आपके जाति के ही बच्चे सारे पढ़ते थे? यस। हम खेलने के समय कोई हमारा फ्रेंड्स वो कोई लोग बोलेगा आपका स्कूल वो छोटा है, वैसा हम बोलेगा स्कूल तो छोटा है। फिर हमारा स्कूल का साथ ही एक बड़ा पेड़ है, हमारा पेड़ बहुत बड़ा है। काउंटर वो बोलेगा आपका डेस्क बेंचेस नहीं है स्कूल पे, हम बोलेगा वो बिना बेंचेस हम कैसे भी बैठ सकते हैं। वैसा एवरीथिंग फॉर काउंटर वो नहीं है, हम भी सम्मान है, बराबरी हैं, इस पे कोई फर्क नहीं होते हैं। वो बोलेगा आप बंगी हैं, आप बंगी का बेटा हैं। आंसर्स थोड़ा मुश्किल होगा, मेरे पास नहीं था जवाब। क्यों है तो सवाल मेरा नहीं है, जवाब भी मेरा नहीं है बिल्कुल। मेरा माँ का ये एक स्वप्न था मैं अच्छा पढ़ाना, मैं पढ़ाई के बाद ये काम बिल्कुल नहीं करना। सो इसलिए मैं सोचा था वो कि हम लोग अच्छा पढ़ाई करें तो हम लोग करने की ज़रूरत नहीं है, वैसा आगे जा सकते वैसा। फिर हम थोड़ा समय के बाद 4th तक ये स्कूल पे था, स्कैवेंजर स्कूल। 5th का स्कूल बदल होना पड़ेगा। बदल होने के बाद मुझे एक्चुअल दुनिया क्या है वो मालूम होगा। मैं स्कूल पे जून पे शुरू हो जाएगा, स्कूल पे हम लोग जाने के समय सारे लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, मेरा टर्न आएंगे, मैं उठाकर स्कूल पे बोलना पड़ेगा मेरा नाम विल्सन है, मेरा माँ वो बोलने के मुश्किल है। इसलिए मैं क्या करेगा, मतलब मेरे माँ बाप क्या काम करते हैं वो बोलने के बोलना मुश्किल है। इसलिए मैं क्या करेगा, मेरा टर्न वैसा आने के पहले मैं नेक्स्ट वैसा मैं वैसा सिर वो सर नीचे रख के उनका नेक्स्ट का बोलेगा आप बोलो। बाद में मैं सोचा ये वहाँ जाके ये ड्रामा क्यों करना। जून पे मैं कभी एक बार भी स्कूल नहीं गया। सो वैसा 10 तक पढ़ा था। वही समय मेरा भैया बताया था आप अभी उम्र ज़्यादा हो रहा है, घर पे थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप पढ़ाई कंटिन्यू करो, फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे आप एक बार रजिस्टर करो। फिर वो हम लोग जाकर वो नाम सारे हमारा बताया था मेरा ब्रदर। मैंने पूछा थोड़ा मुझे दो वो देखना। फिर क्या देखना, मेरा नाम क्या काम के लिए लिखा देखना। वो बोला ये आपका काम है। आपका मतलब क्या है, आपका काम आपका जानकारी नहीं है, ऐसा उसने बोला? हाँ बोला। मुझे डर लगा वही हो सकते। मतलब वहाँ पे आपका फॉर्म ले रहे हैं, उन्होंने भरा कि आप कौन सा काम करेंगे और उन्होंने खुद तय कर दिया कि आप स्वीपर का काम करेंगे। मैं मेरा भैया का पूछा था ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा सर। मेरा आई हैव माई ओन इमेज ऑफ माई ओन लाइफ। करेक्ट। मेरा स्वप्न है, मेरा माँ का स्वप्न है, वो सारे वो एकदम कोलैप्स हो रहा है। मेरा भैया बोले थोड़ा एडजस्ट करो, कुछ भी एडजस्ट कर सकते, गरिमा का एडजस्ट नहीं करेंगे। वो बताया था यही मिलेंगे बोला, तो मुझे जरूरत नहीं, पीछ के बहुत छोड़ दिए। बाद में मैं कहीं अप्लाई नहीं किया। वही समय मैं कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम शुरू किया था, समाज के कुछ कार्य तो कर सकते। हमारा का एक कॉलोनी बस्ती था, बस्ती पे सब लोग यही काम कर, सफाई का काम, मल की सफाई का काम करते थे। वो सारे लोग शराब पी के वापस आने के बाद सारे वो उनका वाइफ कोई होगा ना, वो उनका सबका पीटेंगे। ये सारे देख के बहुत ऐसा मैं सोचा वो उनका बोल सकते हम लोग क्यों शराब पी रहा है वैसा। कोई मुझे बताया था ये काम हम लोग क्या कर रहा है, ये काम करे तो बिना शराब कैसे करेगा, काम क्या चल रहा है देखो। मैं बताया था देखेंगे, मुझे जानकारी है वो क्या काम करते हैं। फिर तो मेरा भैया भी वही काम किया था, लेकिन आपने देखा नहीं था जाके? वो डायरेक्ट देखा नहीं ना, वो जाएगा, बट वो चैलेंज किया था मुझे कि आप आके देखो। मैं देखो। फिर मैं गया था एक दिन, वहाँ तो एक बड़ा ड्राई लेट्रिन सिस्टम था, शुष्क शौचालय, वो कम्युनिटी ड्राई लेट्रिन था, इतना बड़ा होते हैं, अंदर कुछ नहीं होते हैं, कोई कहीं आएगा वो उनका यूज करके टॉयलेट वैसा वो बाहर जाएंगे। बाद में कोई सफाई कर्मचारी आना पड़ेगा, बकेट बाल्टी लेकर, ये सारे वैसा लेकर बकेट पे भरेंगे, बकेट लेकर शुष्क शौचालय बाहर एक पिट जैसा होते हैं, इसका भरना। बाद में नेक्स्ट डे एक ट्रैक्टर विद द टैंकर होते हैं, टैंकर वो ट्रैक्टर दोनों आएंगे वहाँ, वो लोग वहाँ से ये पिट से सारे निकाल के फिर टैंकर पे भर के टैंक लेकर बाहर जाएंगे, आउटस्कर्ट्स पे वो डिस्पोज करेगा। ये सिस्टम 114 ईयर्स पे था वहाँ, सारे लोग हमारा जाति सारे लोग यही काम पर था। सो मैं लेकर गया। जाने के बाद वो सारे निकाल के वहाँ गया था पिट से सारे पिट मतलब गड्ढा है, ये एक वैसा पिट जैसा बड़ा गड्ढा होता है, बड़ा गड्ढा, इसका फुल पूरा भर होगा, मल से भरा होगा। सो ये बकेट से लेकर बकेट से फिल करने के प्रयास किया था। और मैं गया था ना देखने के, उनका भी थोड़ा टेंस ज्यादा होगा,
कोई आ रहे हैं देखने के क्या है, वो उनका हाथ से वो बकेट है ना, वो बाल्टी वो मिसप्लेस होगा, गिर वो गया। अंदर गिर गया। उनका डर होगा, वो नहीं है तो काम कैसे करेगा, काम नहीं है तो ऑफिस पे क्या जवाब बोलना। वो इमीडिएटली वो क्या किया था, उनका हाथ से वो वैसा कपड़ा वैसा रख के, दोनों हाथ रख के ये कहा है देख रहा है, वो उनका बाल्टी ढूंढ रहा है। बकेट ढूंढ रहा है। दूसरा था ना, वो भी वहां पहुंच गया, क्या है आपका दिमाग नहीं का अंदर दल है तो अभी कैसे काम करेगा, वैसा डिस्कशन, दूसरा डिस्कशन चल रहा है बकेट के लिए। वैसा सारे लोग मल का अंदर जाके वो वैसा कर रहा है। अरे देखने के बाद मुझे बहुत दुख होगा, उनका पूरा हाथ मल से है, अंदर वो बाल्टी ढूंढ रहा है। मैं उनका पकड़ के थोड़ा प्रयास किया था, स्टॉप करो ये गलत है। वो बोला क्या गलत है, हमारा का जीवन है। मुझे और डर होगा, दुख होगा, ये क्या है, मल पे हाथ रख के बाल्टी लेने का हमारा जीवन कैसे होगा। ये जीवन बिल्कुल नहीं होते हैं। मैं भाषण दे रहा है, वो तो काम कर रहा है, वो जरा डिस्टर्ब नहीं करो। मैं बोला आप इतने डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्टर्ब क्यों नहीं, ये डिस्टर्बेंस हो रहा है, मैं नहीं छोड़ेगा आपका। वही समय तक एक महिला आया था, वो बताया था वो उनका छोड़ो, वो काम करेंगे, बच्चे आप आ जाओ। मैं उनका हाथ पकड़ के मैं उनका बताया था, दीदी आप बोलो उनका, वो गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है, वैसा कोई इंसान नहीं करना, क्यों करना। अरे रोटी कैसे, बिना रोटी हम लोग मरे तो ठीक है, दीदी आप बताओ, दीदी आप बताओ उनका पकड़ के। वो सारे लोग आया था, ये क्या है, ड्रामा कर रहा है, इधर कुछ हो रहा है, छोड़ो, हम सीक्रेट करके जा रहे हैं, आप इधर आके क्या कर रहे हैं। मैं बताया था नहीं भैया, ये बहुत गलत हो रहा है, ये कोई दुनिया पे नहीं होना, कोई इंसान का ऐसा शिक्षा नहीं होना, ये बिल्कुल आप बंद करना। उनका थोड़ा मन पे थोड़ा दुख होगा, अब सही कह रहा है, सुनने वाला कौन है। मैं बताया था सबका बोलेगा। हाथ से मैला उठा रहा है लोग, वो इंसान कहाँ है, वो कहाँ है, उनका ढूंढ के मैं जाएंगे बोल के मैं वापस आया। उस दिन आपने तय किया कि जहाँ जहाँ लोग ऐसा काम कर रहे हैं, मल साफ करने का, उठाने का, वहाँ वहाँ आप जाएंगे और उसको रोकने की कोशिश करेंगे। ये फैसला आपने उस दिन किया था। यहाँ से वो आया वापस, मुझे पता नहीं कहाँ जाना, बस स्टैंड जाएगा, सुबह उठाकर सुबह के सारे लोग साफ करने वाला आएंगे, उनका पूछेगा ये गांव के अंदर भी वैसा शुष्क शौचालय है, वो बोलेगा क्यों नहीं है, कहाँ है वो लोग, कहाँ है, उनका साथ बात करेगा। सारे लोग का फोटो खींचना, सर्वे करना, सबका ऑर्गेनाइज करना, सब किया था। एंड राइटिंग द लेटर्स, आई हैव रिटन ए लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर का लेटर लिखने के कैसे लिखना पता नहीं, एड्रेस भी पता नहीं, मैं जस्ट लिख दिया डियर प्राइम मिनिस्टर, ये बहुत गलत है, ये महिला प्रथा है, अभी भी है, स्टॉप करो विल्सन, पोस्ट कर दिया। तो आपने पीएम को खत लिखा? और सुबह दूसरा लोग का भी बोला, चीफ मिनिस्टर का, सबका। बाद में सारे मिनिस्टर्स, वो सारे लोग होगा, प्रेस वाला, पुलिस वाला, इतने बड़ा होगा हंगामा होगा, वो पूरा हंगामा हो गया वहाँ पे। सारे ड्राई लेट्रिन्स वो डेमोलिश किया था, वहाँ से 107 लोग था, सबका पुनर्वास अदर दूसरा काम पे भी लगा होगा। ये कहाँ की बात है? वो कोलार गोल्डफील्ड्स, वहाँ पर आपने ये शुरू किया। तो आपकी मेहनत से और आपकी कोशिश से ये पहली आपकी विक्ट्री हुई, ये पहली आपकी जीत हुई। फिर आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटका, वैसा सारे एक एक जगह छोड़ के वैसा वो तो 1993 पे तब से लेके अब तक मतलब एक जिप्सी की तरह हर जगह घूमते रहते हैं कि कहाँ ये हो रहा है, वहाँ पे। कितने सालों से आप ये कर रहे हैं? वो 86, 87 से शुरू होगा, तो मतलब ऑलमोस्ट 25 साल से आप ये काम कर रहे हैं। 1993 पे हमारा आंदोलन के बाद भारत सरकार कानून बनाया, क्या? एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993। तो 1993 में ये एक्ट आया। इसके बाद हम सोचा था 93 पे कानून आ चुका, सो हम लोग अभी थोड़ा अच्छा काम कर सकते, सब लोग जाना, सबका बोलना, सब फोटो खींचना, डॉक्यूमेंट्स रेडी करना, सरकार का देना, वैसा सब जगह किया था। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मतलब देश भर में ये होता है? देश भर में। मैं आपका अभी बोल रहा है और देश का भी मैं पूछ रहा है, ये कानून किसका एम्पावर किया था? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का एम्पावर किया था। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कैन पनिश, he can take action, he can take immediate action। 1993 से 2012 तक एक कलेक्टर भी एक केस भी कहीं भी नहीं डाला। अभी भी 13 लाख परिवार है, सफाई कर्मचारी, हाथ से मैला उठाने वाला ये देश के अंदर,
उनका 13 सब लाख। 13 लाख है। अभी तो काम करने वाला 3 लाख है करीब। अब भी आज रेलवे है, लार्जेस्ट वायलेटर है। सारे कंपार्टमेंट पे हम लोग साफ, कभी टॉयलेट यूज करें तो वो गिरेंगे, वो मल कहाँ गिरेंगे? रेलवे प्लेटफॉर्म पे गिरेंगे। गिरे तो कौन साफ करना? नेक्स्ट डे मॉर्निंग सफाई कर्मचारी आना साफ करना। तो वो मतलब लोग बोल रहे हैं इंडियन हमारा- रेलवे जो सरकार के नीचे आता है, हाँ? मतलब ये जितने मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, इनको एम्प्लॉय करते हैं, उनको नौकरी देते हैं, जबकि ये कानूनन गुनाह है। यस, यही मेरा प्रश्न है। अभी ये पिछले साल 98 करोड़ रुपया इतने प्रयास से वो सारे सैंक्शन किया था सरकार पुनर्वास के लिए। अभी मार्च आ चुका, अभी मैं मिनिस्ट्री पे पता चला 1 पैसा भी खर्च नहीं होगा 98 करोड़ पे। हमारा का पहले प्रेसिडेंट है बाबू राजेंद्र प्रसाद कहा था, हम पहले स्पीच पे बताया था, ये देश पे एक शर्म का बात चल रहा है, ये महिला प्रथा, ये बंद करने के हम लोग फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे प्रायोरिटी करो। अभी हमारा प्रेजेंट प्रेसिडेंट अभी ये पार्लियामेंट सेशन पे अभी 219 टाइम्स पार्लियामेंट बैठा था, अभी वो बताया था 21 आइटम नंबर महिला प्रथा बंद करने के, और दूसरा और अलग कानून हम लोग लेकर आएंगे। क्या कर रहा है हमारा सांसद? अभी प्रधानमंत्री कह रहा है हमारा का 2010 दिसंबर तक खत्म हो जाएगा, बाद में बताया था 2011 का दिसंबर तक बिल्कुल खत्म हो जाएगा। डेडलाइंस कितने डेडलाइंस होगा? अभी तक 15 बार डेडलाइंस वो क्रॉस किया था, 15 बार। अगर हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स का तो डेडलाइन किया था, ये दिन ये टाइम के कॉमनवेल्थ गेम्स ये देश के अंदर चलेगा, इतने बारिश होगा, इतने करप्शन होगा, कॉमनवेल्थ गेम्स तो हम लोग पोस्टपोन नहीं किया, इतने बड़ा हम लोग वो सेलिब्रेशन किया था। हाथ से मैला साफ करने के इंसान का गरिमा के लिए कितने साल हम लोग वैसा पोस्टपोन करना, ये सही है? हमारा का कोई देखे तो भी वो बंगी का बेटा बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं। मैं एक दिन भी मैं साफ नहीं किया, फिर भी लोग बोलते हैं वो बंगी का है। मैं कैसे बंगी होगा मुझे पता नहीं, बंगी कैस नहीं होता है, ये काम है। लोग भी गंदी बस्ती बोलते हैं, गंदे का लोग बोलते हैं। कौन गंदा कर रहा है? लोग सारे गंदा करे तो मैं साफ करे तो साफ करने वाला गंदा होगा, आप तो अच्छा होगा, ये कैसे होगा? हम अगर बोले तो सारे लोग वेरी पैथेटिक बोलेगा, ये बहुत दुख का बात बोलेगा। मुझे मैं वही कह रहा है, मुझे आपका आंसू नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, आपका दया नहीं चाहिए, आपका गुस्सा चाहिए ये व्यवस्था का ऊपर। आपका गुस्सा है तो बिल्कुल ये बदल हो जाएगा, बिना गुस्सा कुछ कैसे हो जाएगा? विल्सन जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस मुद्दे को हम आज का हमारा सवाल बनाएंगे और मैं चाहूंगा कि हर हिंदुस्तानी का इस मुद्दे के साथ समर्थन हो। आपके एसएमएसेस, आपकी चिट्ठियां, आपके ईमेल्स, आपके ट्वीट्स या फेसबुक कमेंट्स, इन सब की हम एक फाइल बनाएंगे और सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखेंगे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग की ये प्रथा खत्म होनी चाहिए और इस बार जो तारीख दी जाए वो छूटे ना। विल्सन जी, ये सिर्फ आपका अकेले का आंदोलन नहीं हो सकता, इसे मेरा आंदोलन भी बनना पड़ेगा, हम सबका आंदोलन बनना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। वेलकम बैक दोस्तों। आज का हमारा सवाल है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी हाथों से दूसरे का मल साफ करने की जो प्रथा हमारे देश में आज भी मौजूद है, क्या हम उसका तुरंत खात्मा देखना चाहते हैं, तुरंत अंत देखना चाहते हैं या नहीं? अगर आपका जवाब हाँ है तो अपने मोबाइल फोन पर वाई टाइप करिए और इस नंबर पर भेजिए 5782711। अगर आपका जवाब ना है तो एन टाइप करके इसी नंबर पर भेजिए। इस एसएमएस को भेजने का खर्च सिर्फ 1 रुपया है। आपके एसएमएस के जरिए जितना भी पैसा इकट्ठा होगा, गवर्नमेंट टैक्सेस काटने के बाद वो सारा का सारा पैसा इस संस्था को दिया जाएगा, एसोसिएशन फॉर रूरल एंड अर्बन नीडी। मैं आपको बता दूं कि इस संस्था के साथ विल्सन जी जुड़े हुए हैं और ये संस्था सफाई कर्मचारियों के हित में काम करती है। विल्सन जी, मेरी गुजारिश है कि प्लीज हमारी तरफ से ये भेंट आप कबूल करें। अगर आप इस संस्था को और भी सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नाम से चेक बनाकर आप अपने नजदीकी एक्सिस बैंक की शाखा पर जाकर जमा करा सकते हैं। आप चाहें तो उनकी वेबसाइट पर ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी आपको हर एक्सिस बैंक की शाखा पर मिलेगी।
इस देश की जनता से जितनी भी रकम इकट्ठा होगी, चाहे वो एसएमएस के जरिए हो या चेक्स या ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए हो, उसकी मैचिंग रकम यानी उतनी ही रकम रिलायंस फाउंडेशन इसी संस्था को देगी। रिलायंस फाउंडेशन सत्यमेव जयते की फिलैंथ्रोपी पार्टनर है, यानी जन कल्याण सहयोगी है। दोस्तों, इस वक्त मुझे आप लोगों से पूछना है, आप लोगों ने आज हमारे साथ पूरा प्रोग्राम देखा, आपके क्या क्या विचार हैं, क्या महसूस हो रहा है आपको? मैंने ये प्रोग्राम देख के, मतलब आज का पार्ट देख के मैंने एक बात सोच ली है कि मैं कुछ ज़्यादा कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, कम से कम मैं डिफरेंशिएट नहीं करूँगा। आज हम डेवलपमेंट इस चीज़ों में, स्टेटस में ये करते हैं कि अच्छा ये शहर डेवलप्ड है क्योंकि इसमें इतने मॉल्स हैं, मल्टीप्लेक्स हैं, फिर मेट्रो है, लेकिन हमारे एक्चुअल डेवलपमेंट के चेक पॉइंट्स ये होने चाहिए कि यहाँ कास्ट नहीं है, जात पात नहीं है, यहाँ अंतर नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कितनी 2 बड़ी साल बात से- कही आपने। जब ये डिस्कशन शुरू हुआ और जैसे जैसे उन्होंने वो वीडियो क्लिप्स बताए, जब वो लड़का गुजरात में बोल रहा था कि स्कूल जाते हुए शर्म आती है इसलिए मैं खाना खाने ही नहीं जाता हूँ, तो सडनली एक तरह का झटका लगा कि हम कितने प्रिविलेज्ड है। सोसाइटी में सच्चाई हर इंसान के लिए अलग होती है। हमारे लिए सच्चाई ये है जो हमारी दुनिया है। हमारे माँ बाप के पास पैसे हैं, हम कॉलेज अफोर्ड कर सकते हैं, हम कभी ना कभी कुछ तो कमाएंगे और हमारे पास एक सेट पाथ है। उनके लिए उनकी सच्चाई अलग है। पर हमें इस तरह से सोचना है कि हम एंड में सब भारतीय हैं, हमारी एक सच्चाई है और उस सच्चाई को एक्सेप्ट करके हमें एक तरह का बदलाव लाना है और हम शायद से कोई चेंज ला पाएंगे। दोस्तों, अगर हम नर्सरी के 4 बच्चों को, जिनकी उम्र करीब 3-4 साल की होती है, एक कमरे में डाल दें तो बहुत जल्दी वो दोस्ती कर लेंगे, घुल मिल जाएंगे, एक दूसरे के साथ खेलने लगेंगे। वो एक दूसरे में कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, ना जाति का ना मजहब का। लेकिन होता क्या है कि हम बचपन से ही अपने बच्चों को भेदभाव रखना सिखा देते हैं। हम वहीं पर उसी वक्त उसी लम्हे में इस विशाल देश की नींव को कमजोर बनाने का पहला हथौड़ा मारते हैं। हम ही वो भेदभाव का बीज बो देते हैं, तो जाहिर है फिर फसल भी वैसे ही मिलेगी। दोस्तों, हमें बहुत कुछ करना है, इस देश को बहुत आगे ले जाना है, एंड वी हैव अ लॉट टू कंट्रीब्यूट। जो लोग 1940 के दौरान में हमारे समाज में मौजूद थे, उन्हें हम बड़े गर्व से याद करते हैं। ये वो पीढ़ी है हिंदुस्तान की जिसने हमें आजादी दिलाई, और इतिहास उन्हें हमेशा ऐसा ही याद रखेगा। आइए हम कुछ ऐसा करें जिससे आने वाली पीढ़ी हमें याद रखे, इतिहास हमें याद रखे। हम वो पीढ़ी बने जो बराबरी और भाईचारे की नींव डाले, जातिवाद और मजहब का भेद हटा दे। हम अपने बच्चों को सही सीख देकर भेदभाव के बंधनों से आजाद कर दें। दोस्तों, हमें इस विशाल देश को और भी आगे ले जाना है, और वो तभी होगा जब हम मजबूत होंगे, और हम मजबूत तभी होंगे जब हम एक होंगे। हर एक उंगली अलग से कमजोर होती है, लेकिन जब सारी उंगलियां एक हो जाती हैं तो मुट्ठी बनती। जय हिंद, सत्यमेव जयते। सब जन में एक बीज से सबकी मिट्टी एक, मन में दुविधा पड़ गई, हो गए रूप अनेक, हो गए रूप अनेक। जो तू सच्चा बानिया सबसे एक सा बोल, ऊंच नीच को छोड़ दे, एक बराबर तो, एक बराबर तो। ऊंचे को
जब तन मिट्टी हो जाएगा तब कुल का होगा क्या, तब कुल का होगा क्या। कहत कबीर ना गर्व कर, ना किसी की हंसी उड़ा, अभी तेरी भी नैया समुद्र में जाने